1980 का दशक अमेरिका में हार्ड रॉक, डेथ मेटल और पॉप म्यूजिक का एक मिक्सचर लेकर आया था। रेडियो स्टेशंस परेशान थे कि लोगों को लेड जैपलिन के कॉन्टिनेंटल म्यूजिक सुनाए जाए या बीटल्स के सॉफ्ट रॉक या फिर ब्लैक सबाथ के डेथ मेटल। इसी बीच माइकल जैक्सन अपने पॉप म्यूजिक के साथ अपने लिए एक अलग स्पेस भी तैयार कर रहे थे। इन्हीं सब उठापटक के बीच न्यूयॉर्क के वार्नर कम्युनिकेशन के रॉबर्ट पिटबुल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। रॉबर्ट म्यूजिक की दुनिया के क्रांतिकारी आदमी थे। 15 साल की उम्र में ही उन्होंने रेडियो डीजे के तौर पर काम करना शुरू कर दिया था। 20 साल का होते होते वो न्यूयॉर्क के सबसे बड़े रेडियो स्टेशन के प्रोग्राम डायरेक्टर बन चुके थे, लेकिन अब वो इससे भी कुछ अलग करने की सोच रहे थे। लोगों का म्यूजिक टेस्ट तो बदल ही रहा था, साथ ही साथ म्यूजिक सुनने की फितरत भी बदल रही थी। न्यूयॉर्क जैसे बड़े शहरों में लोगों के ज्यादातर घरों में टीवी की आमद हो चुकी थी। वो अब सिर्फ रॉक स्टार्स के म्यूजिक एल्बम ही नहीं बल्कि उनके म्यूजिक वीडियोस भी खरीदने लगे थे। ऐसे में रॉबर्ट के दिमाग में एक आइडिया चमका। वो ये कि क्यों ना जिस तरह रेडियो में दिन भर गाने सुनाए जाते हैं वैसे ही टीवी में दिन भर गाने दिखाए जाएं, यानी म्यूजिक चैनल। अपने आप में पहला आइडिया। रॉबर्ट ने अपना ये आइडिया वार्नर कम्युनिकेशन के मैनेजमेंट को सुनाया। उन्हें ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। ऐसे में रॉबर्ट को साथ मिला जॉन लेक, फ्रेड सिवर्ट और टॉम फ्रेस्टन का। जॉन और फ्रेड पहले ही निकलोडियन जैसा सक्सेसफुल चैनल लॉन्च कर चुके थे, जबकि टॉम फ्रेस्टन वार्नर अमैक्स में मार्केटिंग और डेवलपमेंट हेड के तौर पर काम कर चुके थे। इन सभी ने मिलकर वार्नर कम्युनिकेशन के बैनर तले एक ऐसे चैनल की प्रोग्रामिंग शुरू की जहां 24x7 सिर्फ म्यूजिक वीडियो दिखाए जाने वाले थे। 1979 को रॉबर्ट ने वार्नर कम्युनिकेशन छोड़ दिया और ज्वाइन की उसकी सब्सिडरी कंपनी वार्नर अमैक्स सैटेलाइट एंटरटेनमेंट। वो कंपनी जो प्राइवेट टीवी चैनल्स के बिजनेस में थी, और फिर इस म्यूजिक चैनल की प्रोग्रामिंग शुरू की। करीब 2 साल की मेहनत के बाद फिर वो दिन आया जब ये चैनल लॉन्चिंग के लिए तैयार था। इस चैनल का नाम रखा गया था म्यूजिक टेलीविजन, शॉर्ट में कहें तो MTV। फिर आई 1 अगस्त 1972 की रात 12:01 पर इस चैनल को ऑन एयर कर दिया गया और टीवी स्क्रीन पर सबसे पहले सामने आए जॉन लैक और कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉक एंड रोल। देखते ही देखते ये चैनल न्यूयॉर्क के लोकल केबल में पॉपुलर होने लगा। लोग यहाँ दिन रात सिर्फ गाने सुन और देख दोनों सकते थे, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। पॉपुलैरिटी और बढ़ी और ये चैनल पहले पूरे अमेरिका में फैला, यूरोप गया, वहां से एशिया तक पहुंचा, फिर लैटिन अमेरिका से लेकर अफ्रीका तक पूरी दुनिया में ये पॉपुलर हो गया। इतना पॉपुलर कि दुनिया के जितने भी बड़े बैंड्स, म्यूजिक आर्टिस्ट थे, वो कैसे भी करके MTV के साथ काम करना चाहते थे। मानो एक कल्ट बन गया। लेकिन 3 दशक की पॉपुलैरिटी के बाद इसकी TRP घटने लगी। इंटरनेट, यहाँ मिलने वाले मुफ्त गाने और अपने पर्सनल म्यूजिक डिवाइस के बढ़ते ट्रेंड ने लोगों को MTV से धीरे धीरे दूर करना शुरू कर दिया। MTV ने इससे निपटने के लिए सारे जतन किए, जैसे भारत में रोडीज, स्प्लिट्सविला, इससे लेकर लव स्कूल तक जैसे शोज लॉन्च किए गए, जिन्होंने आयुष्मान खुराना से लेकर करण कुंद्रा तक कई सेलिब्रिटीज हमें दिए। लेकिन अब करीब 1.5 दशक बाद इस चैनल की पॉपुलैरिटी दोबारा गिरने लगी है, मानो बिल्कुल जीरो हो चुकी है। आज MTV अपने डाउनफॉल पर है, इतना कि MTV ने घोषणा कर दी है कि दिसंबर 2025 में ये चैनल पूरी तरह से बंद हो जाएगा। ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में ये चैनल बंद होने वाला है। इस वीडियो में आपको MTV की कहानी सुनाते हैं, कैसे इस एक चैनल ने पूरी दुनिया का म्यूजिक सुनने का एक्सपीरियंस बदल दिया, इतनी पॉपुलैरिटी हासिल की कि दुनिया के बड़े से बड़े स्टार्स इसके शोज में आना चाहते थे, मुफ्त में अपने गाने, अपने वीडियो इस चैनल पर चलवाते थे। कैसे इस चैनल ने अपने शोज के जरिए ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में बड़े बड़े होस्ट लॉन्च किए जो आज किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। कैसे स्कूल और कॉलेज रोमांस पर बेस्ड इसके शोज कल्ट बनकर उभरे, जिनका आज भी नाम सुनकर लोग नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। लेकिन फिर इंटरनेट की आमद से MTV ने अपना डाउनफॉल भी देखा। कई जतन कर वापसी तो हुई, लेकिन ये ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया और अब कैसे इस कल्ट चैनल को बंद करने की नौबत आ चुकी है, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। हेलो, मैं रिया हूं और आप खबरगांव देख रहे हैं। 1 अगस्त 1972 की रात 12 बजे MTV पर जो पहला गाना बजा था वो था द बुगल्स का गाना वीडियो किल्ड द रेडियो। इस गाने से रॉबर्ट ने मानो लोगों को एक मैसेज दिया था कि ये चैनल अब रेडियो का नया और अच्छा ऑप्शन बनकर उभरेगा। लोग रेडियो छोड़कर चैनल पर ही गाने सुना करेंगे और न्यूयॉर्क में काफी हद तक हुआ भी ऐसा ही। शुरुआत में MTV न्यूयॉर्क के कुछ लिमिटेड इलाके के केबल नेटवर्क पर प्रसारित किया गया था, लेकिन धीरे धीरे ये पूरे शहर में फैल गया। लोग अब घर पर गाने सुनने के लिए रेडियो प्ले नहीं करते थे, वो टीवी पर MTV लगाकर छोड़ देते थे और गाने सुनते देखते हुए घरों के कामों में व्यस्त हो जाते थे। लेकिन चैनल का शुरुआती बजट कम था,
भले ही ये चैनल 24/7 म्यूजिक वीडियो दिखाने के दावे के साथ आया था, लेकिन शुरुआत में इसके पास सिर्फ 125 म्यूजिक वीडियोस ही मौजूद थे और चैनल की प्रोग्रामिंग भी रेडियो से कुछ अलग नहीं थी। जिस तरह से रेडियो में एक आरजे होता था जो गानों के बीच में आपका मन बहलाता है, न्यूज से लेकर दुनिया भर की बातें आपको बताता है, आपको एंटरटेन करता है, ठीक उसी तरह एमटीवी के शुरुआती दिनों में भी ऐसा ही होता था। एक डीजे होता था जो गानों के बीच में आता था, लोगों को एंटरटेन करता था और फिर अगले गाने की शुरुआत करता था। लेकिन 70-80s के दौर में एमटीवी काफी महंगा चैनल साबित हुआ। इस चैनल का सब्सक्रिप्शन 10 से $15 मंथली हुआ करता था, लेकिन इसके बावजूद ये अलग से रिकॉर्ड या एल्बम खरीदकर गाने सुनने से सस्ता था, जिसका असर भी देखने को मिला। जैसे जैसे एमटीवी की पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी, एक साल के अंदर ही 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स एमटीवी को पूरे अमेरिका से मिल चुके थे। पॉपुलैरिटी इतनी थी कि रिकॉर्ड और आर्टिस्ट अपने एल्बम फ्री में एमटीवी को देने लगे थे ताकि वो चैनल पर उनके गाने सुनाए और उन्हें भी पॉपुलैरिटी ज्यादा मिले। एमटीवी एक ऐसा सफेद हाथी बन चुका था जिससे न सिर्फ इस चैनल के मालिकों को बल्कि इससे जुड़े हर किसी को बम्पर फायदा हो रहा था। कुछ एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं। एमटीवी पर जो भी फीचर होता वो पॉपुलर हो जाता, चाहे इसमें आने वाले म्यूजिक आर्टिस्ट हो, उस म्यूजिक को बनाने वाला कोई लेबल हो, चैनल पर आने वाले एडवर्टाइजमेंट आर्टिस्ट हो, हर कोई अमेरिका में पॉपुलर हो रहा था, हर कोई मोटी कमाई कर रहा था। जब एमटीवी की शुरुआत हुई तो ये AOR के फॉर्मेट पर काम करता था, यानी एल्बम ओरिएंटेज रॉ। लेकिन 1984 आते आते तक ये टॉप 40 फॉर्मेट पर चला गया। वो टॉप 40 गाने जिसे लोग ज्यादा सुनते हैं उसे घुमा फिराकर बार बार बजाओ ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल के साथ जुड़े रहें और उन्हें अपना पसंद का गाना भी बार बार सुनने को मिले। ये ठीक वैसा ही है जैसे जब कोई नया गाना आता है और वो आपको पसंद आ गया तो आप बार बार उस गाने को सुनते हैं, बार बार उसे प्ले करते हैं। एमटीवी ने इसी फंडे का इस्तेमाल करना शुरू किया जो काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। लेकिन ऐसा नहीं था कि एमटीवी आने के बाद लोगों ने और किसी मोड पर गाने सुनने ही बंद कर दिए। वो केबल नेटवर्क का दौर था। एमटीवी घर में टेबल पर रखे भारी भरकम टीवी बक्से पर ही दिखाई देता था। ऐसे में वो गाने जो एमटीवी पर आकर पॉपुलर होते थे, लोग उसके रिकॉर्ड्स या एल्बम जाकर खरीदने लगते थे। डुरान डुरान, स्ट्रे कैट्स जैसे आर्टिस्ट ने अपने एल्बम मुफ्त में एमटीवी को प्ले करने के लिए दिए। कुछ ही दिनों में ये आर्टिस्ट इतने पॉपुलर हुए कि उनके रिकॉर्ड्स खरीदने के लिए दुकानों में लाइनें लगने लगी। माल आता और चंद मिनटों में पूरी शेल्फ खाली हो जाती। इसी बीच 1983 में रॉबर्ट ने अपना वो सबसे पॉपुलर आई वॉन्ट माई एमटीवी कैंपेन भी शुरू किया था। ये कैंपेन इतना सक्सेसफुल साबित हुआ कि पूरे अमेरिका की केबल कंपनियों को दबाव मिल गया कि एमटीवी दिखाना शुरू करें, और हुआ भी यही। पूरे अमेरिका में एमटीवी की बूम आ गई थी। 1983 में रंगभेद से जुड़ा एक विवाद भी एमटीवी के माथे चढ़ा। एमटीवी में उस दौर में मोस्टली गोरे आर्टिस्ट के वीडियोस ही दिखाए जाते थे और इसे लेकर हंगामा होने लगता था। तभी 1983 में आया माइकल जैक्सन का गाना बिली जीन, और फिर उसी के साथ एमटीवी में ब्लैक आर्टिस्ट की भी एंट्री हुई। एमटीवी की बदौलत ये गाना इतना पॉपुलर हुआ कि उस दौर में उस गाने की 70 मिलियन कॉपीज बिकी थी। सोचिए, आज लोग अच्छे अच्छे आर्टिस्ट के गाने यूट्यूब पर 70 मिलियन बार नहीं सुनते। 40 साल पहले लोगों ने इस गाने की 70 मिलियन कॉपी खरीदी थी। पॉपुलैरिटी, पैसा, फेम, इन सब से अलग अगर एमटीवी की सबसे बड़ी कोई उपलब्धि रही है तो वो ये कि उसने म्यूजिक वीडियो क्रिएशन को एक आर्ट फॉर्म का दर्जा दिला दिया, जिसके चलते कई पॉपुलर मूवीज डायरेक्टर स्पाइक जोन्स, मिशेल गॉन्ड्री जैसे लोगों ने म्यूजिक वीडियोस भी बनाना शुरू किया। इसके अलावा एमटीवी ने लाइव कॉन्सर्ट को भी एक अलग पहचान दिलाई। वो लाइव कॉन्सर्ट को रिकॉर्ड करते और उन्हें लोगों को दिखाते भी थे। 1985 में वार्नर कम्युनिकेशन ने एमटीवी को वायाकॉम के हाथों में बेच दिया $500 मिलियन में, जो उस वक्त किसी भी केबल चैनल के सबसे बड़ी बिक्री थी। इस डील में वायाकॉम को एमटीवी के साथ निकलोडियन और VH1 का भी ओनरशिप मिल गया, जो आगे चलकर एमटीवी के ग्लोबल एक्सपेंशन का सबसे बड़ा कारण बना। 1987 आते तक एमटीवी अमेरिका में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला केबल चैनल बन चुका था। अब बारी थी ग्लोबल एक्सपेंशन की। वायाकॉम ने 1987 में एमटीवी यूरोप लॉन्च किया, जो अमेरिका की तरह ही काफी सक्सेसफुल साबित हुआ। 1990 के दौर में एमटीवी एशिया और फिर लैटिन अमेरिका तक भी पहुंचा। 1996 में एमटीवी ने अपना दूसरा चैनल MTV2 लॉन्च किया। मकसद था ओरिजिनल स्पिरिट कैप्चर करना, यानी एमटीवी जो मेन चैनल था तो वो ट्रेंडिंग से लेकर पॉपुलर होते गानों पर फोकस करता था। लेकिन MTV2 के जरिए रेट्रो से लेकर पुराने रॉक, कॉन्टिनेंटल गाने सुनाए जाने लगे ताकि लोग बीटल्स, मेटालिका, गन्स एंड रोजेस, बॉब डायलन, रोलिंग स्टोन जैसे बैंड्स के आइकॉनिक गाने सुन पाए।
1996 में MTV की भारत में एंट्री हुई। वायाकॉम 18 के साथ इसे लॉन्च किया गया था। शुरुआत में MTV ने भारत में इंग्लिश म्यूजिक ही सुनाया था, लेकिन धीरे धीरे उसने लोकल मार्केट को पकड़ना शुरू किया और हिंदी म्यूजिक के साथ एंट्री की। धीरे धीरे पॉपुलैरिटी गेन करने लगे, लेकिन 4-5 सालों के अंदर ही MTV को ग्लोबली एक हल्का डाउनफॉल देखने को मिला। साल 2000 में .com क्राइसिस के बाद इंटरनेट ने एक बार फिर तेजी पकड़ी। अब लोग सस्ते और यूजर इंटरैक्टिव वेबसाइट्स बनाने लगे थे, ऐसे वेबसाइट जिनका इस्तेमाल वो रोजमर्रा की जिंदगी में कर सके, और इन्हीं में से एक कैटेगरी थी म्यूजिक डाउनलोड करने वाली वेबसाइट्स की। शुरुआत में ये काफी हद तक पेड थे, लेकिन धीरे धीरे ये फ्री भी होने लगे, जहां लोग नए लॉन्च हुए गानों की MP3 या फिर MP4 वीडियो फ्री में डाउनलोड करके देख सकते थे। इसके अलावा एक और ट्रेंड तेजी से बढ़ने लगा था। गानों के लिए वॉकमैन और आईपैड जैसे डिवाइसेस आ चुके थे, यानी लोग अपने पसंद के गाने अपनी हैंडी डिवाइसेस पर ही सुनने लगे थे। इन सभी चीजों ने लोगों को MTV चैनल से थोड़ा दूर करना शुरू किया। सबसे ज्यादा असर हुआ एशिया में, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में MTV कई सारे इवेंट, शोज और कॉन्सर्ट्स के जरिए अपनी रेलेवेंस बनाकर रखे हुए था। लेकिन भारत में उसने अब तक ऐसी कोई एक्सरसाइज नहीं की थी, लेकिन उसके पास इस जहर का भी कार्ड था, वो थे रियलिटी शोज। साल 2002 में MTV ने अपना सबसे आइकॉनिक शो रोडीज लॉन्च किया था, एक एडवेंचर और टास्क बेस्ड शो जहां कंटेस्टेंट की मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट होती थी। ये भारत का अब तक का सबसे लॉन्ग रनिंग शो है। रोडीज ने MTV को एक अलग पहचान दी। इसके बाद आया स्प्लिट्सविला, स्टंटमेनिया, लव स्कूल, सुपर मॉडल ऑफ द ईयर, MTV हसल जैसे शो, जिसने इसे एक यूथ सेंट्रिक चैनल बना दिया। आयुष्मान खुराना, इनके भाई अपार शक्ति खुराना, गुरबानी कौर, करण कुंद्रा, रणविजय, रघुराम जैसे आर्टिस्ट जिन्होंने MTV के इन शोज में काम किया, आज वो सभी सेलिब्रिटीज बन चुके हैं। MTV के शोज के जरिए ही इन्हें फेम मिला। MTV पर आने वाले शो लव स्कूल ने कॉलेज रोमांस को बूम दे दिया था। ये शोज भी काफी हिट साबित हुए। भर भर के TRP MTV के खाते में आई और भारत से ही MTV को हर साल 100 से $150 तक का रेवेन्यू मिल जाता था, जबकि सालाना रेवेन्यू $7 बिलियन तक पहुंच गया था। लेकिन इंडस्ट्री के ग्लोबल शिफ्ट के चलते MTV को नुकसान होने लगा। कैसे, ये चलिए आपको T सीरीज के एग्जाम्पल से समझाते हैं। कैसे इसका डाउनफॉल हुआ, उसके बारे में बात। जिस तरह से 2000 के दशक में MTV ने म्यूजिक वीडियोस के तरफ से हल्का शिफ्ट रियलिटी शो में लेना शुरू कर दिया, वैसे ही कुछ साल बाद 2005 में यूट्यूब की एंट्री के बाद और ज्यादा होने लगा। भारत में MTV खुद को म्यूजिक चैनल से अलग एक यूथ बेस्ड चैनल की तरह इमेज बनाने में कामयाब हो गया था, लेकिन अब भी उसके बैकग्राउंड में म्यूजिकल नोट्स हटे नहीं थे। यूट्यूब की एंट्री के बाद लोग काफी तेजी से उसमें शिफ्ट होते गए, लेकिन भारत में असल शिफ्ट देखने को मिला जियो की एंट्री के बाद। सितंबर 2016 में जियो ने हाई स्पीड इंटरनेट फ्री कर दिया। अब लोगों के पास डेटा की बाउंड्री नहीं थी। वो अपना मनपसंद कंटेंट जब जहां मन किया वहां अपने टाइम के हिसाब से देख सकते थे। अब उनके पास ये बाउंडेशन नहीं था कि MTV पर मेरा पसंदीदा शो इतने बजे आता है तो टीवी फ्री कर सामने जम जाना है। बची कुची कसर पूरी कर दी स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, यूट्यूब म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्म्स ने, और फिर MTV के TRP एक बार फिर तेजी से नीचे आने लगे। गिरते TRP और बढ़ते घाटे के बीच MTV ने भारत के साथ साथ ग्लोबल लेवल पर कटौतियां करनी शुरू कर दी। साल 2023 में MTV ने भारत से MTV न्यूज बंद कर दिया। 25% तक स्टाफ में कटौती कर दी गई और अब करीब 2 साल बाद अक्टूबर 2025 में MTV ने ग्लोबली चैनल शटडाउन करने का ऐलान कर दिया है। MTV का व्यूअरशिप गिरते गिरते इतना कम हो गया है कि अब उसके पास जुलाई 2025 में 9,49,000 सब्सक्राइबर्स ही बचे हैं, जो बहुत ज्यादा कम है। MTV ने घोषणा कर दी है कि दिसंबर 2025 में ये ग्रुप यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, पोलैंड, फ्रांस, ब्राजील और एशिया में शटडाउन हो जाएगा, यानी ग्लोबल शटडाउन। MTV की कहानी से पता चलता है कि वक्त के साथ तालमेल बिठाकर रखना कितना जरूरी है। साल 2000 के .com बबल के बाद जब दुनिया इंटरनेट की ओर दोबारा मुड़ी, जब लोगों ने songs.pk जैसे वेबसाइट के जरिए मुफ्त में गाने डाउनलोड करने शुरू किए, तब MTV ने इसका कोई काट नहीं लाया, और लाया भी तो 8 साल बाद। साल 2008 में MTV म्यूजिक वेबसाइट जो काफी देर हो चुकी थी। MTV लगातार अपने रोडीज के साथ आगे बढ़ता रहा, कई साल के गैप में एक रियलिटी शो लेकर आता रहा, लेकिन इतने बड़े हाथी को चलाने के लिए एक आध शो काफी नहीं थे। आज MTV लोगों की नॉस्टैल्जिया का हिस्सा बन चुका है। अब MTV टीवी को खोलकर देखना जमाने पुरानी बात लगती है। MTV को लेकर आपकी क्या कहानी है? आप किस तरह से MTV को याद करते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो लिखा है हमारे साथी हिमांशु ने, कैमरे के पीछे सर्वेश। आप देखते रहिए खबरगांव।